हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। आई होप आपको पहला वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। ठीक है, शुरू करते हैं आज के वीडियो में। आज का वीडियो जहां पे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रॉन, ओके, व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स आल्सो। तो ये सारे टर्म्स है रिलेटेड टू दी एटॉमिक स्ट्रक्चर और यू कैन से द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उसके बाद द मोर इंपॉर्टेंट थियोरी दैट इज बोज एटॉमिक मॉडल, दैट विल गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, बोज एटॉमिक मॉडल के पूरे पोस्टुलेट्स क्या है, एट द सेम टाइम उसके ड्रॉबैक्स भी क्या है, और उसके बाद फिर क्यों क्वांटम थियरी या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्रेस हुआ, दैट आल्सो विल डिस्कस ओवर हियर। ठीक है, सो पहले शुरू करते हैं सिंपल टर्म्स विच आर रिलेटेड टू दी एटम्स। दैट इज वन ऑफ द टर्म इज प्रोटॉन ओनली। ठीक है, प्रोटॉन, ओके, प्रोटॉन। सी जनरली बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, दैट वी ऑल नो दैट एक्चुअली, बट एग्जैक्टली प्रोटॉन है क्या, या फिर वो किससे कैसे फॉर्म होता है। सी गाइस, आई होप कि आपको हाइड्रोजन एटम तो पता होगा, करेक्ट। हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर 1 है उसका, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में अगर आप देख लो तो। ओके, अब पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1 यानी क्या होगा, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर, ओनली 1, बराबर है। ओके, सो इफ आई राइट द रिएक्शन of say oxidation of a hydrogen, that is loss of electron of a hydrogen, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन एटम forms into H plus ions after losing 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो है जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा उसको क्या चार्ज मिल जाएगा, 1 प्लस चार्ज मिल जाएगा। सो सिंपली हम लोग प्रोटॉन को डिफाइन करेंगे, दिस इज सिंपली द हाइड्रोजन एटम कन्वर्टेड इनटू H प्लस आइंस। ठीक है, हाइड्रोजन एटम कन्वर्टेड इनटू H प्लस आइंस बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड, किस तरह से डिफाइन करेंगे हम लोग प्रोटॉन को, प्रोटॉन इज सिंपली अ हाइड्रोजन एटम कन्वर्टेड इनटू H प्लस आइंस, हाइड्रोजन आयन, एंड हाइड्रोजन आयन कैसे फॉर्म होगा, by losing 1 electron present in an atom. Understood? So this is called to be a proton. So this H plus ions is actually called to be a proton. और उसको proton क्यों कहते हैं, because the mass of H plus ions is exactly equal to the mass of proton, because in the nucleus of H plus ions there is only one proton, so that is the reason why it is called to be proton only, and the charge is positively charged. समझ में आ गया, अंडरस्टूड डेफिनेशन। एंड व्हाट इज दिस प्रोटॉन इज, जब भी हाइड्रोजन एटम अगर कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इनफैक्ट एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है उसमें, तो वो डोनेट करेगा तो एच हाइड्रोजन को +1 चार्ज मिल जाएगा। तो वो जो +1 चार्ज स्पीसीज है, ओके, दिस इज कॉल्ड टू बी प्रोटॉन ओनली। समझ में आ रहा है गाइस, ओके। चलो, प्रोटॉन तो खत्म हो गया। वी ऑल नो दैट व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन इज द टाइनी स्पीसीज विच इज नेगेटिवली चार्ज। हालांकि बोज मॉडल में भी हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया है बोज ने भी, ओके, दैट आल्सो विल सी ओवर दैट। नाउ नेक्स्ट द टर्म related to the structure of atom, that is neutron. See guys, हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पढ़ा, हमने प्रोटॉन के बारे में भी देखा कि जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। बट आफ्टर रदरफोर्ड वन मोर सब एटॉमिक पार्टिकल एक्सप्रेस किया। इनिशियली दो ही थे, दैट इज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। फिर जेम्स कैडविक actually did the experiment of disintegration of a beryllium by again the alpha particles. Okay, he bombarded the beryllium with the alpha particles only, and based on that जो चार्जलेस स्पीसीज है एटम का, वो उन्होंने इन्वेंट किया। तो I'll go with the another term, that is neutron only. न्यूट्रॉन, ओके। अब न्यूट्रॉन जो है, दिस इज सिंपली अ चार्जलेस स्पीसीज। ठीक है, न्यूट्रॉन इज व्हाट, चार्जलेस। ठीक है, इट इज अ चार्जलेस स्पीसीज। और वो किस तरह से फॉर्म होता है, ओके, किससे मिलता है, लेट्स सी वन रिएक्शन। आई विल गो विथ से बेरिलियम। मैं बेरिलियम को ले लेता हूं। बेरिलियम का क्या है गाइस, एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4, करेक्ट। 9 इज द एटॉमिक मास नंबर। हालांकि एटॉमिक मास नंबर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टर्म
आफ्टर दिस ओनली एटॉमिक मास इज नथिंग बट द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो 9 समझ लो एटॉमिक मास है, एंड ये एटॉमिक नंबर नीचे लिखा होता है, एलिमेंट के ऊपर लिखा होता है वो एटॉमिक मास नंबर, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बराबर। ओके, अब यहाँ पे 4 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब 4 प्रोटॉन, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ बेरिलियम, करेक्ट। अब जब ये बेरिलियम बम्बार्ड होगा विद द अल्फा पार्टिकल और द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज दैट ऑफ हीलियम ओनली, सो इट इज रिगार्डेड एज हीलियम 24, करेक्ट। या फिर मैं 4 यहाँ लिख लेता हूँ, दिस विल बी बेटर, या दिस वे, दिस इज अल्फा पार्टिकल ओनली, करेक्ट। जब भी ये बम्बार्ड होगा देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन or the element with the 6 carbon at 6 electron C6 and atomic this one now you can say with mass number 12, और एक स्पीसीज वहां से निकलता है जिसका कुछ एटॉमिक नंबर नहीं रहता, कोई चार्ज नहीं रहता, बट मास नंबर विल बी 1, ठीक है, मास नंबर विल बी 1, this particular species is called to be neutron, this particular species is called to be neutron, अंडरस्टूड गाइस, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कैसे मिला, जब भी बेरिलियम को बम्बार्ड किया एक चार्जलेस स्पीसीज फॉर्म हुआ, सो जेम्स कैडविन ने 1932 में एक्चुअली न्यूट्रॉन को इन्वेंट किया था, अंडरस्टूड। सो अलोंग विद द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन वन मोर पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल आई कैन से which present in the structure of an atom, that is neutron only, correct। न्यूट्रॉन का चार्ज कौन सा है गाइस, कौन सा चार्ज है, चार्जलेस स्पीसीज है वो, कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं, हालांकि कुछ स्पेसिफिक मास रहेगा, अंडरस्टूड, ओके। और वहां पे उसकी पोजीशन क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक्चुअली रहता है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, सेंटर ऑफ द एटम दैट इज इन द न्यूक्लियस ओनली, ठीक है। सो सिंपली 3 पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होगा इन द सेंटर of an atom that is in the nucleus only, and electron revolving around the nucleus, negative charge particle जो है revolve around the nucleus, समझ में आ गया गाइस, ओके। जो ये मैं नंबर लिख रहा था 9, 4 या फिर यहाँ पे लिखा है 12, शायद से नहीं समझा होगा, so I'll go with that term also, that is called atomic mass, और सिंपली उसको एटॉमिक मास नंबर भी कहते हैं, ठीक है गाइस। आपने 12th में पढ़ा भी होगा ये चीज़, बट फिर भी वापस से 11th में ही था एक्चुअली ये एटॉमिक मास, पहला ही चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में था एक्चुअली, ओके। बट स्टिल आई विल गो विद दिस टर्म अगेन, एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास नंबर या फिर सिंपली उसको मास नंबर भी बोलते हैं। एटॉमिक मास इज अ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक मास जनरली ए साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, अंडरस्टूड, इट इज द सम ऑफ व्हाट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कहाँ पे होता है, सेंटर में ऑफ एन एटम यानी न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, सो द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ओनली, दैट विल गिव यू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, और वो लिखा होता है एट द हेड ऑफ द एलिमेंट, ओके, एलिमेंट के ऊपर लिखा होता है वो नंबर, स्पेसिफिक नंबर। तो ये नंबर क्या एक्सप्रेस कर रहा है, एटॉमिक मास नंबर, वो क्या, और वो क्या हमें यू नो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, पी यानी प्रोटॉन, एन यानी न्यूट्रॉन, अंडरस्टूड, समझ में आ गया, ओके। एक और टर्म आ जाता है इसके साथ, आई विल राइट हियर ओनली, दैट इज न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है गाइस। नाउ nucleons is simply the particle which present in the nucleus, nucleons are simply the particles present in nucleus, that is called to be nucleons, understood, the particles present in nucleus that is called to be a nucleons, यानी पार्टिकल न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ओनली। तो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड टू बी अ न्यूक्लियॉन्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, समझ में आ गया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो रहेंगे इन द सेंटर ओनली, उसको कलेक्टिवली क्या कहेंगे हम लोग, न्यूक्लियॉन्स, समझ में आ रहा है गाइस, ओके। एंड द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन द स्पेसिफिक नंबर दैट इज कॉल्ड टू बी एटॉमिक मास, या फिर एटॉमिक मास नंबर, या सिंपली मास नंबर। एंड एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर जो कि एलिमेंट के बॉटम साइड में लिखा जाता है, स्पेसिफिक नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। गाइस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, करेक्ट, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जो भी प्रोटॉन रहेंगे, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे इन न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, उतने ही
इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस ओनली। ओके, तो ये जो नंबर है 4 या फिर यहाँ पे 2 या फिर कार्बन के लिए ये 6, ये क्या रिप्रेजेंट करे, नॉट ओनली इट एक्सप्रेसिंग द नंबर ऑफ अ प्रोटॉन बट ऑल्सो एक्सप्रेसिंग द नंबर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? तो एटॉमिक नंबर के लिए डेफिनेशन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in an atom. Understood? Number of proton or number of electron present in an atom, that is atomic number and atomic mass number, sum of proton and neutron. Clear हो गया? Okay again, ये तो सारे टर्म्स हो गए जो कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर जो नो एक्सप्रेस करेंगे या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब हम लोग लर्न करेंगे तब आते रहेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर एंड ऑल। ठीक है, चलो रदरफोर्ड थियरी हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था, अभी ये सारे टर्म्स भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और अभी आई थिंक सो आप सब शायद बोज मॉडल अच्छे से समझना चाहेंगे तो उसी के ऊपर फोकस करता है बोज एटॉमिक मॉडल। ठीक है, जिसमें कि द पोस्टुलेट्स है नियर अबाउट 5 to 6 पोस्टुलेट्स है, वो डिस्कस करते हैं हम लोग। एट द सेम टाइम उसके ड्रॉबैक्स क्या है, व्हाई दिस थियरी इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड एज अ द प्राइम स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो दैट आल्सो विल गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। ठीक है, सो शुरू करते हैं गाइस, बोज एटॉमिक मॉडल। या बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है गाइस, बोज एटॉमिक मॉडल। चलो पोस्टुलेट से स्टार्ट करते हैं, बोज एटॉमिक मॉडल के वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम लोग। हाँ, सो विल स्टार्ट विद द पोस्टुलेट्स ओनली। Postulates of Bose atomic model. ठीक है, the first postulates. Now according to the Bose atomic model, in an atom the electrons are present and these electrons are present as a tiny particle. ठीक है, what is the first postulates, in an atom electrons are there and these electrons are present actually as a tiny particle. So I can write over here that first postulates, in an atom electrons are present as tiny particle. ठीक है, electrons are present as tiny पार्टिकल। अंडरस्टूड? ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हुआ या फिर पहला पोस्टुलेट हुआ किसके लिए, बोज एटॉमिक मॉडल का। ओके, तो एटॉम में रहेगा इलेक्ट्रॉन और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक बहुत ही स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स है इन एन एटम ओनली। ठीक है, चलो ये तो हो गया अबाउट द इलेक्ट्रॉन। अब उसका रिवॉल्यूशन के बारे में कहा है बोज एटॉमिक मॉडल ने कि वो किस तरह से रिवॉल्व होता है। सो अकॉर्डिंग टू बोज एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ, दैट सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज अ ऑर्बिट, या फिर उसको कहते हैं एनर्जी लेवल, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू बी अ एनर्जी शेल। ठीक है, क्या कहा था बोज ने कि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट as a tiny particle. Correct, this tiny particle, it means electron, revolved around the nucleus in a fixed circular path, और वो circular path को नाम क्या दिया बोज ने, ऑर्बिट, या फिर एनर्जी लेवल, या फिर एनर्जी शेल। ओके, सो दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोज एटॉमिक मॉडल। क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन revolved around the nucleus in fixed circular path। ठीक है, in fixed circular path, करेक्ट, फिक्स सर्कुलर पाथ, और वो फिक्स सर्कुलर पाथ को नाम क्या दिया उन्होंने, दैट इज कॉल्ड टू बी ऑर्बिट। क्या नाम दिया है, ऑर्बिट, या फिर एनर्जी शेल, या फिर उन्होंने कहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू बी एनर्जी लेवल। अंडरस्टूड, एनर्जी शेल या फिर एनर्जी लेवल। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एज अ स्मॉल पार्टिकल वो रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ, और उस सर्कुलर पाथ का नाम क्या है, ऑर्बिट। ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टू बी ऑर्बिट, या फिर एनर्जी शेल, या फिर एनर्जी लेवल। समझ में आ गया गाइस? अंडरस्टूड? ओके, देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज द थर्ड पोस्टुलेट्स।
of the Bose atomic model. Now these electrons revolved in a fixed orbital or fixed circular path. They used to maintain a fixed distance from the nucleus. ठीक है, the third postulate says that the maintaining of a you can say the distance from the nucleus by the electron. So the Bose says that the electron revolved in an orbit electron revolved in an orbit maintain fixed distance from the nucleus. ठीक है, maintain fixed distance from the nucleus. Correct, from the nucleus. So जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है in an orbit that is in a fixed circular path only, वो क्या करेगा, it used to maintain a fixed distance. ठीक है, it used to maintain a fixed distance from the nucleus. nucleus से एक fixed distance maintain करेगा वो. ठीक है, और उसी जो एनर्जी लेवल या फिर जो फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करके जो सर्कुलर पाथ क्रिएट हुए हैं इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, उनको क्या एक्चुअली कहा है, दैट इज ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल. एंड दिस एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल के, कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल एन. ठीक है, तो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स वही उसी से आ जाता है, दैट इज the fourth postulate, I think so. This is fourth only. Yeah, the fourth postulates of Bose atomic model, that the electrons which revolved in a fixed circular path. ठीक है, the electrons which revolved in a fixed circular path, that is called to be energy level only. So these energy level are represented by capital letter. ठीक है, energy level represented by as K, L, M, N and so on. ठीक है, it is represented by what, K, L, M, N and so on. Understood? उसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, that is 1, 2, 3, 4 and so on. ठीक है, 1, 2, 3, 4 and so on. यानी सिंपली हम लोग कहेंगे कि पहली एनर्जी लेवल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय K साइन, according to the principal quantum number it is equal to 1. A principal quantum number is represented by small n size guys, so n is equal to 1. L शेल है, इसका मतलब वो सेकेंड शेल है. M शेल है, इसका मतलब वो थर्ड शेल है. N शेल है, इसका मतलब क्या है, वो फोर्थ शेल है. समझ में आ रहा है गाइस? अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, आई मीन दिस वन, इसका डायग्राम ड्रॉ करूं स्ट्रक्चर एटम का. ठीक है, सो इट इज से कंसीडर टू बी, चलो एक this is nucleus, see this is nucleus which is positively charged. ठीक है, येलो शेड में बता देता हूँ वो. एंड अराउंड द न्यूक्लियस ये पिंक शेड में एनर्जी लेवल, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल. ठीक है, सेकेंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड एनर्जी लेवल. ओके, ये फोर्थ एनर्जी लेवल, दिस वे ओनली. ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. तो सेंटर में तो न्यूक्लियस है. करेक्ट, दिस इज द न्यूक्लियस ओनली. अब ये जो एनर्जी लेवल में आई विल गो विद द नेम ओनली, दैट इज से या ग्रीन में बता देता हूं. दिस इज कॉल्ड टू बी अ फर्स्ट शेल, दैट इज कॉल्ड टू बी K शेल. इसी को हम लोग कहेंगे सेकेंड वन L, ये M और ये N. This first shell in terms of a number or in terms of a principal quantum number, it is denoted as first, ये second, ये third, ये fourth. यानी K जो है that is equal to first shell actually. L shell यानी second shell.
या फिर सेकेंड ऑर्बिट, एम यानी थर्ड शेल, एन यानी फोर्थ शेल, समझ में आ रहा है, एंड सो ऑन, अंडरस्टूड. सो के शेल इज नथिंग बट दी फर्स्ट शेल, एल शेल इज नथिंग बट दी सेकंड शेल, और यू कैन से ऑर्बिट, एम यानी थर्ड ऑर्बिट, एन यानी दैट इज ओनली फोर्थ ऑर्बिट, वही है ना फोर्थ वन, अंडरस्टूड. So this is the shell, and these electrons are generally this particular energy level, you know, represented by KLMN in terms of a principal quantum number, represented by 1 2 3 4, and these electrons are revolving in this fixed circular orbit only. ठीक है, in this fixed circular orbit. तो guys diagrammatically भी मैंने बता दिया कि how these overall structures of atom looks to be. At the same time एग्जैक्टली उसमें क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, या फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड ऑल, और उसमें भी सब ऑर्बिट आते हैं गाइस, दैट इज कॉल्ड टू बी सब शेल्स, दैट विल गोइंग टू सी इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हम लोग लर्न करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एंडिंग में वो टॉपिक है गाइस, तो वो और इंटरेस्टिंग है समझने के लिए. ठीक है, सो दिस इज द पोस्टुलेट्स, that the fourth postulates only. Now we'll move for the next one, that is the fifth one. According to Bose, the electron revolved in a particular orbit. ठीक है, the electron which revolved in a particular orbit, if maintain its path, then it neither absorb energy or nor emits the energy. ठीक है, according to Bose, this is the fifth one actually. So if I'll go with the next say slide, the fifth this one only, चलो वही इंक ले लेते हैं, that will be better. Yeah, the fifth one. Okay, according to Bose, the electron, which revolved in a circular path or a particular path or particular orbit, I'll write here, according to Bose, the electron revolving, ठीक है, electron revolving in a particular orbit, electron revolving in a particular orbit, कोई भी ऑर्बिट होगा, पर्टिकुलर ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट, सी ओवर हियर, शेल, शेल यानी उसको ऑर्बिट भी बोलते हैं ना हम लोग. ठीक है, शेल इज आल्सो कॉल्ड टू बी ऑर्बिट एज वेल. तो मे बी के ऑर्बिट में होगा, एल में होगा, एम में होगा, या फिर एन में होगा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ में होगा, वट एवर द ऑर्बिट इज. ठीक है, सो इफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट और अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, इफ इट मेंटेन्स इट्स पाथ, ओके, अगर उसी पाथ में अगर मेंटेन होता है, इफ इट मेंटेन इट्स पाथ, अगर पाथ मेंटेन कर रहा है, ओके, इफ इट्स मेंटेनिंग इट्स पाथ, इसका मतलब ये है कि दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन नाइदर एब्जॉर्ब नॉर एमिट्स एनर्जी. ठीक है, इसका मतलब है इट नाइदर एब्जॉर्ब नॉर एमिट्स एनर्जी. ठीक है, अगेन I'll take the example, the help of that particular diagram to understand this particular this one postulates. क्या कहा है कि अकॉर्डिंग टू बोस, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ पर्टिकुलर पाथ, इफ इट मेंटेन इट्स पाथ ओनली. ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर एक ही पाथ में मेंटेन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इट नाइदर एब्जॉर्ब नॉर एमिट्स एनर्जी, ना तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है. ठीक है, एक ही समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फर्स्ट शेल में रिवॉल्व हो रहा है कंटिन्यूसली इट इज रिवॉल्विंग इन अ फर्स्ट शेल, दैट इज इन अ के शेल ओनली, या फिर के ऑर्बिट में. तो अगर के ऑर्बिट में ही रहेगा, शायद से वो के सेकंड ऑर्बिट में नहीं जाएगा, के से सेकंड में जंप नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर के में ही रहा तो फिर वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ना तो एनर्जी रिलीज कर रहा है. गाइस देखो, जनरली एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड इमिशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड इमिशन ऑफ एनर्जी. एटम कभी कभार चांसेस ये है कि हीट एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है. एटम में एक्चुअली कौन सा है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है एनर्जी को, और जब भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को, दिस इलेक्ट्रॉन बिकम्स इन द एक्साइटेड स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा एक्साइट हो जाएंगे, बराबर है. दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड टू बी, और स्टेट्स ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड टू बी एक्साइटेड स्टेट. नॉर्मल अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा है तो वो उस स्टेट को कहेंगे हम लोग ग्राउंड स्टेट.
ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सॉरी ग्राउंड स्टेट ओनली। जब भी वो एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को तो वो थोड़े से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। ओके, थोड़े से एक्साइटेड स्टेट में चले गए तो फिर वो एक शेल में से दूसरे शेल में चले जा सकते हैं। एक सेल में से दूसरे सेल में, यानी एक ऑर्बिट में से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकते हैं। फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, दिस वे ओनली डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। बराबर है। सेम वे अगर वही इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर रहा है, समझ लो कि फर्स्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन जंप हो गए इनटू द सेकंड सेल आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, और फिर एनर्जी को रिलीज कर दिया उन्होंने, इमिशन ऑफ रेडिएशन हुआ वहां पे, तो वापस से वो सेकंड सेल में से वही इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल लेवल पे, अपने नीचे ग्राउंड सेल में, ग्राउंड लेवल पर चले आएंगे, यानी ग्राउंड ऑर्बिटल में या फिर ग्राउंड लेवल शेल पर चले आएंगे। ठीक है, तो जब लोअर लेवल टू हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे एक्साइटेड स्टेट, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे ग्राउंड स्टेट, लोअर यानी फर्स्ट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर ग्राउंड स्टेट। अंडरस्टूड। तो ये पॉसिबिलिटी होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन या फिर स्पेसिफिक एटम एब्जॉर्ब करेगा कुछ एनर्जी या फिर कुछ एनर्जी को इमिट करेगा। बट अगर वो एक सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व हो रहा है कंटिन्यूअसली, बट अगर सर्कुलर पाथ में ही कंटिन्यूअसली रिवॉल्व हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। समझ में आ गया? अंडरस्टूड। ठीक है, सो सिंपली वी कैन से दैट कि एनर्जी लेवल, okay, where there is no any specific absorption of energy or emission of a radiation, so those energy level are called to be stationary states। ठीक है, so the next postulate हम लोग लिख लेते हैं, so therefore hence this energy level, ठीक है, whatever these energy level are called to be what? Stationary states। these energy levels are called स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक है, अब वो जो एनर्जी है, स्टेशनरी स्टेट्स तो कह दिया, वो जो एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ दैट दोज लेवल और द डिफरेंस इन एनर्जीज, ठीक है, ऑफ द टू एनर्जी लेवल, ये फर्स्ट एंड सेकंड एनर्जी लेवल, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, ये जो एनर्जी लेवल की डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज एक्सप्रेस बाय डेल्टा ई। ठीक है, दैट इज डिफरेंस बाय डेल्टा ई। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू यू कैन से E2 minus E1, where E1 is the energy at the first energy of the first orbit, E2 energy of the second orbit, so E2 minus E1 जो difference रहेगा that will be delta E only, okay, which is equal to h mu, which is equal to h mu, where h ये क्या है? Planck's quantum theory, Planck's constant। ठीक है, h is nothing but what? Planck's constant, and this mu is the frequency of radiation emitted or absorbed by the electron। okay, अब ये Planck's constant क्यों आया? because guys Bose model जो है that actually based on Planck's quantum theory only। ठीक है, Planck's quantum theory of radiation, according to the Planck's quantum, whenever the atom absorbed specific radiation or emits the specific radiation, it goes into the excited and the goes into the excited state or it come back into its normal energy level only। okay, तो ये Planck's quantum theory है जो कि जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो स्मॉल क्वांटिटी में रहेगा, दैट्स व्हाई द वर्ड क्वांटम इज यूज्ड ओवर दैट। सो दिस बोस एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन क्वांटम एनर्जी और प्लैंक्स क्वांटम थियरी ओनली, एंड दैट्स व्हाई द कांस्टेंट टर्म h इज रिटन ओवर देयर, दैट इज कॉल्ड टू बी अ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टू बी अ प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो जो भी है वो फ्रीक्वेंसी यूज हुई है टू एब्जॉर्ब और टू इमिट, दैट इज डिफरेंस इन एनर्जी given as delta E is equal to E2 minus E1। ठीक है, next thing about this particular postulate is the angular momentum। the angular momentum of electron। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ। यहाँ पे देख लो, वही डायग्राम की हेल्प करता हूँ, ले लेता हूँ मैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ ओनली, उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम रहेगा। so this angular momentum of an electron which revolved in a fixed circular path only, that is given by the formula, mvr। ठीक है, mvr is equal to n into h upon 2 pi। ठीक है, n into h upon 2 pi, where this m क्या होगा? the mass of an electron, v यानी velocity, this one r is the radius of the orbit, radius, the distance from nucleus to
दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, वट एवर इट मे बी, ठीक है। नाउ n stand for that principal quantum number, first shell, second shell, third shell, fourth shell, whatever it may be. h Planck's constant, पाई की तो वैल्यू बताइए आपको 3.14 बराबर है। so the angular momentum is given by the formula mvr is equal to n into h upon 2 pi या फिर nh upon 2 pi, and the energy difference is given as a E2 minus E1, that is nothing but h mu. Understood? So ये है guys the total postulates of Bose atomic model. Understood? These are the total postulates of a Bose atomic model. ठीक है, क्या है देख लो, तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमने एग्जैक्टली लर्न किया। कि ये तो सब टर्म्स है, बट यहाँ पे postulates in an atom electron present as a tiny particle, this electron revolved in a around the nucleus in a fixed circular path, उसको कहते हैं ऑर्बिट, एनर्जी लेवल या फिर एनर्जी शेल, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट, मेंटेन फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ओनली, बराबर है। नाउ नेक्स्ट इज दिस एनर्जी लेवल रिप्रेजेंटेड बाय एज अ कैपिटल लेटर के एल एम एन, या फिर एज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n equal to 1 2 3 4. so this is the diagrammatical presentation. The next one, according to Bohr's, electron revolved in a particular orbit if it maintain its path only. इसका मतलब क्या है कि उसने ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब की है ना तो एनर्जी इमिट की है। एंड next, the last one, hence those energy level are called to be as stationary states, and there's a energy difference between the two stationary states is given by delta E equal to E2 minus E1, and the momentum of electron or angular momentum is given by the formula mvr is equal to n upon h upon n into h upon 2 pi, बराबर। these are the postulates of Bose atomic model. फटाफट डिस्कस कर लेते गाइस the drawback of Bose atomic model. ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, 2-3 ड्रॉबैक्स आर देयर एक्चुअली। पहली चीज तो बोर्स एटॉमिक मॉडल ओनली एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चरल डायग्राम और द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ हाइड्रोजन एटम गाइस, ठीक है। पहली चीज तो ये क्यों की थी उन्होंने कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम को कंसिडर किया था उन्होंने, अपना वो एटॉमिक मॉडल जो एक्सप्रेस किया था बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एटम ओनली। और हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि एक ही शेल में है, यानी सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल एलिमेंट उन्होंने कंसिडर किया और उनका स्ट्रक्चर उन्होंने एक्सप्रेस किया था। दैट इज वन मेजर ड्रॉबैक्स, यानी simply we can say that कि Bose model could not explain the spectral behavior of a multi electron species, ठीक है, could not explain behavior of multi electron species। समझ में आ गया? यानी सिंपली वो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, स्ट्रक्चरल मॉडल नहीं दे पाए थे सिंपली। ओके, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चरल मॉडल रखा था हमारे पास, बराबर है। दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले जो स्पीसीज है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे कि उनका किस तरह से स्ट्रक्चर हो सकता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है एंड एवरीथिंग, बराबर है। सेकेंडली, स्प्लिटिंग ऑफ अ लाइन। देखो गाइस, जब भी ये लाइंस, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस यानी इमिशन ऑफ रेडिएशन, जो भी कुछ समझो एब्जॉर्ब किया रेडिएशन या फिर इमिट किए रेडिएशंस, ओके, उसकी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ रहेगी, बराबर है। अब वो अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पे एक्सप्रेस कर दे, ओके, या फिर इफ वी इन्फ्लुएंस बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड टू बी अ Siemens इफेक्ट एज वेल एज द स्टार्क इफेक्ट, बराबर है। तो the Bose model could not explain properly the splitting of a line in presence of a magnetic effect, splitting of a line in presence of a electric effect, ठीक है। that is the major second postulates actually, not able to explain, not able to explain splitting of line। कौन सी लाइन? स्पेक्ट्रल लाइन, जो कि एक स्पेक्ट्रम होता है, दैट आल्सो विल गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन एक्चुअली, जहां पे एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट पास ऑन इमिट या फिर एब्जॉर्ब की जाएगी, दैट इज कॉल्ड टू बी स्पेक्ट्रम या फिर स्पेक्ट्रल लाइन ओनली। तो जो स्प्लिटिंग होती है इन अ क्लोज लाइन ओनली, जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। तो इट नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड टू बी जीमन्स इफेक्ट, वो लिखता नहीं मैं यहाँ पे। एंड स्प्लिटिंग ऑफ अ लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टार्क इफेक्ट। बराबर है, तो स्टार्क इफेक्ट जीमन्स इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाया थे, यानी लाइंस किस तरह से स्प्लिटिंग होती है, स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे स्प्लिट होती है वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए, और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस तो वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे। दैट इज वन ऑफ द मेजर सेटबैक ऑफ दिस नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। समझ में आ गया गाइस? सो गाइस यहाँ पे मैं वीडियो स्टॉप करूंगा, जहाँ पे हमने डिटेल में स्टडी की है कि व्हाट इज नील बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड देयर ड्रॉबैक्स। ठीक है, आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा गाइज। ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे, जहाँ पे आपको स्टडीज आसानी हो जाएगी। एंड आई होप गाइज आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू प्रिपेयर वेल।